Hello everybody. Myself is Avinash Sharma from Career Infinity Classes काकादेव कानपुर। तो देखिए हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था रेस्पायरेशन इन प्लांट। कल हम लोग ने ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। तो आइए एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। देखिए किसी भी सेल के अंदर रेस्पायरेशन होता रहता है, सभी लिविंग सेल के अंदर रेस्पायरेशन होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। एक तो इसमें सेल इन्वॉल्व होगी, देखिए लिखा हुआ है सेल। किसकी सेल? एनिमल की हो सकती है, प्लांट की हो सकती है, और फिर उसके अंदर रेस्पायरेशन होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब फूड का ऑक्सीडेशन होता है और फिर उससे एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है बच्चों? तो ये एनर्जी निकलती है एटीपी के फॉर्म में। और आपको पता है एटीपी किस में बनता है? दुनिया के जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में एटीपी बनता है और यही एटीपी डेली रूटीन के काम में आ जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था सन लाइट लेता है पौधा। पौधा क्या लेता है? सनलाइट। प्लस पौधे के पास क्या है? क्लोरोफिल। और पौधा क्या लेता है? CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। जब ये सब ले लेता है तो पौधा क्या बनाता है? पौधा बना देता है फूड यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज साथ में कौन सी गैस निकालता है? ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो देखिए ये जो येलो है वो ब्लू एरो दिया हुआ है ये फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में पौधा CO2 लेता है और O2 निकालता है। जबकि रेस्पायरेशन में क्या करता है? रेस्पायरेशन में पौधा इसी ग्लूकोज को यूज़ कर लेता है, इसी ग्लूकोज को यूज़ कर लेता है और इसी ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है जो फोटोसिंथेसिस द्वारा निकली है और इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करने के बाद CO2 और प्लस वाटर बन जाता है, प्लस एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये एनर्जी पौधा डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर लेता है। ठीक है, तो देखिए ये सेकंड वाला जो एरो है रेड वाला, जिसमें पौधा O2 ले रहा है, जिसमें पौधा O2 ले रहा है और क्या निकाल रहा है? CO2। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन इन प्लांट के बारे में आपको ब्रीफ आइडिया लग गया और कल का थोड़ा रिवीजन भी हो गया। ठीक है, अब आप जानते हो रेस्पायरेशन दो टाइप का होता था। एक होता है एनएरोबिक और एक होता है एरोबिक। दोनों में क्या अंतर है? एनएरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन नहीं यूज़ होगा, एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होगा। कल मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था। एनएरोबिक में ओनली वन स्टेप होता है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। जबकि ये होता है 4 स्टेप्स में कंप्लीट। सबसे पहला होता है ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड स्टेप इज लिंक रिएक्शन, थर्ड स्टेप इज क्रेब्स साइकिल और फोर्थ स्टेप इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा, अब आप देख रहे हो दोनों में कॉमन साइकिल कौन सी है? ग्लाइकोलिसिस। दोनों में कॉमन साइकिल कौन सी है? ग्लाइकोलिसिस। फिर दोनों में अंतर क्या है ये मैं आपको एक बार ब्रीफ कराना चाहूँगा। हालांकि कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी ब्रीफ कराना चाहूँगा, तो ध्यान से देखिए। देखिए ग्लाइकोलिसिस में हुआ क्या था। ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था इसको हमें थोड़ा सा ब्रीफ कराना पड़ेगा आपको। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में चलती थी, साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या था? ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ब्रेक होता था। ग्लूकोज में कितने कार्बन थे? 6। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन थे? 3। तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड के? 2। क्या यहाँ पर यूज़ ऑफ O2 हुआ था? आंसर आएगा नहीं। क्या यहाँ पर रिलीज ऑफ CO2 हुआ था? नहीं। यहाँ पे ATP लॉस कितने होते थे? ATP लॉस हुआ था 2 ATP। डायरेक्ट ATP कितने गेन हुए थे? डायरेक्ट ATP 4 ATP
और इसी को हमने बोला था सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, जो डायरेक्ट वाले थे हम लोगों ने उसको बोला था सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अच्छा, इनडायरेक्ट एनर्जी कितनी मिली थी? मिली थी 2 मॉलिक्यूल NADH का, NADH ये हमें मिला था। ठीक है, जब ये ETS में एंटर करता है, जब ये ETS में एंटर करता है तो एक मॉलिक्यूल से 3 ATP मिलते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल से कितने ATP मिलेंगे? 6 ATP मिलेंगे। इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, और जो ETS द्वारा एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। आप आगे डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अच्छा आप बताइए ATP का निर्माण किससे होता है? ATP का निर्माण होता है ADP प्लस IP से। इसी तरह से NAD प्लस से किसका निर्माण होता है? NADH का, NADH का। अगर बॉडी के अंदर ADP अवेलेबल नहीं होगी तो क्या ग्लाइकोलिसिस में नेक्स्ट साइकिल चल पाएगी? नहीं। क्यों नहीं चल पाएगी? अगर ADP नहीं होगी तो ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ करके ATP नहीं बनाएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए बॉडी के अंदर NAD प्लस नहीं होगा, अगर NAD प्लस नहीं होगा तो क्या NADH का फॉर्मेशन हो पाएगा नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस में? आंसर आएगा नहीं। इसीलिए इनको रिसाइकिल करना बहुत ज़रूरी है। ATP में बदल जाती है जब हम एनर्जी यूज़ करते हैं। जब एनर्जी यूज़ होती है, एनर्जी यूज़, तो क्या होता है? तो ATP में बदल जाती है, ये काम तो हो गया। लेकिन ये NADH ETS द्वारा बदल दिया जाता है NAD प्लस में। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है एरोबिक में तो ETS चलेगा, एरोबिक में ETS चलेगा तो ETS द्वारा NADH को NAD प्लस में आसानी से बदल दिया जाएगा ETS द्वारा। लेकिन एक बात बताइए, एनएरोबिक में क्या ETS चलता है? एनएरोबिक में ETS नहीं चलता, तो फिर NADH को NAD प्लस में कैसे बदलेंगे? क्योंकि वहाँ तो ETS नहीं चलता। अगर ETS नहीं चलता तो NAD प्लस नहीं बन पाएगा, और अगर NAD प्लस नहीं बन पाएगा तो अगली ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगी, बाधित हो जाएगी, हैम्पर्ड हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उसको भी तो एनर्जी मिलती रहनी चाहिए, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म को भी एनर्जी मिलती रहनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर एक नई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। बताइए फर्मेंटेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? फर्मेंटेशन की आवश्यकता एनारोबिक को इसलिए पड़ी ताकि जो NADH है इसको दोबारा हम NAD प्लस में बदल सकें, NAD प्लस में बदल सकें। जो काम एरोबिक में ETS द्वारा किया जा रहा था वही काम एनारोबिक में फर्मेंटेशन द्वारा किया जा रहा है। बताइए एरोबिक में NADH को NAD प्लस में ETS में चेंज किया जा रहा है, वाइल एनारोबिक में इसी NADH को NAD प्लस में फर्मेंटेशन द्वारा चेंज किया जा रहा है। एक और अंतर है, यहाँ पर जब ये चेंज होगा, जब यहाँ पर ये चेंज होगा तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पर एनर्जी निकलेगी 6 ATP, जबकि यहाँ पर एनर्जी नहीं निकलेगी। फर्मेंटेशन में एनर्जी नहीं निकलती है, ध्यान दीजिएगा, फर्मेंटेशन में एनर्जी नहीं निकलती है। सिर्फ इसका पर्पस क्या होता है? रिसाइकिल कर देना। किसको? NAD प्लस को, NADH को NAD प्लस में बदल देना। ठीक है, तो आइए हम लोग फर्मेंटेशन को देखते हैं तो हमें और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए फर्मेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट बता दूं। ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में यूज़ हो गया और ग्लाइकोलिसिस द्वारा पायरुविक एसिड में बदल गया या पायरुवेट में। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो बताइए कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो फिर क्रैब साइकिल चलेगी। ठीक है, कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, भी आपको बताया। ठीक है, और लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? वाटर। लास्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? वाटर। और बीच में क्या रिलीज़ हो गई? CO2। बीच में CO2 रिलीज़ हो गई, तो CO2 भी रिलीज़ हो गई और लास्ट प्रोडक्ट वाटर बन गया। आप ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन एक्चुअली में, ऑक्सीजन देखिए क्या होता है, कहाँ यूज़ होती है? ऑक्सीजन एक्चुअली में यूज़ होती है सिर्फ ETS में। आप पूरी रेस्पिरेशन में, पूरी
एरोबिक रेस्पिरेशन में अभी आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में, ऑक्सीजन ना तो ग्लाइकोलिसिस में यूज़ हुई, ना लिंक रिएक्शन में यूज़ होगी, ना क्रैफ साइकिल में यूज़ होगी, ओनली इट विल यूज़ इन ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और सबसे आखिरी में यूज़ हो रही है, इसलिए इसको हम लोग टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ईटीएस इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनल ऑक्सीडेशन। क्या ग्लाइकोलिसिस में पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ हुआ? नहीं। क्या लिंक रिएक्शन में यूज़ हुआ? नहीं। क्या क्रैफ साइकिल में यूज़ होगा? नहीं। तो कहाँ यूज़ होगा? ओनली एंड ओनली इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनल ऑक्सीडेशन। एंड लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये ऑक्सीजन जो यूज़ हो रही है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वाटर, और बीच में और क्या बना? CO2 रिलीज होगी। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो इस तरह के रेस्पिरेशन को क्या बोलोगे? आप बोलोगे एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलोगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब बोलेंगे तो क्या होगा? फर्मेंटेशन कह सकते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। बट व्हाट इज द नीड ऑफ फर्मेंटेशन? अभी कुछ देर पहले बताया था, NADH को दोबारा NAD+ में बदलना, ताकि ये दोबारा ग्लाइकोलिसिस में काम आ सके, ताकि दोबारा ग्लाइकोलिसिस में काम आ सके। दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ फर्मेंटेशन। अच्छा, आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो NADH था उसको किसने बदला? अभी बताया था ना, वो ETS ने बदला था। NADH इज कन्वर्ट इनटू NAD+ वाया ETS। एरोबिक में NADH इज कन्वर्ट इनटू NAD+ वाया ETS, while in anaerobic respiration NADH is reconverted into NAD+ via fermentation। और एक और अंतर है, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी। यहाँ एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गई बात? यहाँ एनर्जी रिलीज नहीं होगी। आइए फर्मेंटेशन को और डिटेल में थोड़ा देखते हैं। ये एक फिगर है बच्चों NCERT का। इसमें देखो, ग्लूकोज पहले बदल गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। बीच में बना था ना ग्लाइकोलिसिस में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसको हम लोग ने बोला था ट्रायोस फॉस्फेट। अब आप देख रहे हो यहाँ पर NAD+ यूज़ हो गया। NAD+ यूज़ होकर के किस में बदल गया? NADH में बदल गया। NADH में बदल गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन फ्री हो गया। तो मैंने आपको अभी बताया था कि NAD+ NADH में बदल गया। फिर देखिए 3PGA बना था बीच में, फाइनली बन गया था फास्फोइनोइल पायरुवेट, और फाइनल प्रोडक्ट बन गया था पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फार्मूला याद है? CH3COOH। कितने मॉलिक्यूल बने थे? 2। ठीक है, अब आप बताओ इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। लैक्टिक एसिड में भी कितने कार्बन होते हैं? 3। तो ये देखिए, ये 3 कार्बन है, और लैक्टिक एसिड का जब फर्मेंटेशन हुआ तो देखिए क्या हुआ? NAD+ दोबारा बन गया। NADH रिकन्वर्टेड इनटू NAD+, ताकि ये NAD दोबारा यहाँ यूज़ हो सके। बताइए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन का पर्पस क्या है? फर्मेंटेशन का पर्पस है कि जो ग्लाइकोलिसिस द्वारा NAD+ NADH में बदल गया था, उसको दोबारा NAD+ में बदल देना। ठीक है, तो देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का भी यही पर्पस है। आइए हम लोग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का देखते हैं। इसमें देखिए पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो गया एथेनॉल में, यानी C2H5OH। अच्छा, इसमें 2 कार्बन है, तो एक कार्बन कहाँ गया? CO2 के रूप में निकल गया। क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या CO2 निकला? क्यों नहीं निकला? क्योंकि पायरुविक एसिड में भी 3 कार्बन थे, लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन होते हैं। सो इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देयर इज नो रिलीज ऑफ, पूछा गया है कई बार नीट में, देयर इज नो रिलीज ऑफ CO2, क्योंकि कार्बन बैलेंस है। यहाँ चेक करिए, यहाँ 2 कार्बन थे, तो एक कार्बन कहाँ गया? यहाँ CO2 रिलीज हो गई, यहाँ CO2 रिलीज हो गई। याद रखिए, ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन, तो 2 कार्बन ये और 1 कार्बन ये। ठीक है, और ये देखिए, ये है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसका भी पर्पस वही है। क्या पर्पस है बच्चों? इसका पर्पस है NAD को दोबारा NAD+ में बदल देना, ताकि ये दोबारा ये यूज़ हो जाए कहाँ पर? ग्लाइकोलिसिस में, और नेक्स्ट वाली ग्लाइकोलिसिस आसानी से चले, नेक्स्ट वाली ग्लाइकोलिसिस आसानी से चलती रहे। ठीक है, ताकि नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस बिना रोक टोक के चलती रहे। ठीक है, बिना रोक टोक के चलती रहे। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फर्मेंटेशन? पता चला
पर्पस है NADH को NAD+ में बदल देना ताकि वो दोबारा ग्लाइकोलिसिस में यूज़ हो सके और नेक्स्ट साइकिल बिना बाधा के आगे बढ़ सके, बिना हैम्परिंग के आगे बढ़ सके। इज इट क्लियर? आइए डिटेल में हम लोग और अच्छे से पढ़ते हैं इसको। देखिए फर्मेंटेशन, इसको हिंदी में किडवन भी कहते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको आप एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हो। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फर्मेंटेशन? बताया था ना, कई बार बताया। NADH को दोबारा NAD+ में बदल देना सो दैट इट में अगेन यूज्ड इन ग्लाइकोलिसिस, ताकि ग्लाइकोलिसिस में दोबारा यूज़ हो सके। आइए पढ़ते हैं। फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट, ईस्ट का नाम क्या था? सैक्रोमाइस्ट्रीज सेरीवेसी। स्मॉलेस्ट फंजाई होता है ना, बेकरी में यूज़ किया जाता है कि बेवरेज में, कि दोनों में? दोनों में यूज़ होता है। द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, क्यों इनकम्प्लीट बोला जा रहा है? क्योंकि आपको पता है लास्ट प्रोडक्ट में CO2 और वाटर नहीं बन रहा है। तो कल आप लास्ट लेक्चर देखिएगा, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। और ये एनारोबिक कंडीशन में होता है कि एरोबिक, अभी फ्लो चार्ट में बताया था, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। बाय द सेट ऑफ रिएक्शन वेयर द पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू द CO2 एंड एथेनॉल। देखिए अभी बना था ना CO2 और एथेनॉल, और यहाँ एंजाइम यूज़ हुआ था पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। आइए रिएक्शन को थोड़ा मैं डिटेल में बताता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को पूरे डिटेल में देखते हैं। देखिए हमारे पास 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का बन चुका है, ग्लाइकोलिसिस द्वारा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का बन चुका है। अब पहला एंजाइम ईस्ट के पास था डी कार्बोक्सिलेज, पहला एंजाइम ईस्ट के पास होता है। ईस्ट क्या था? स्मॉलेस्ट फंजाई। तो ईस्ट इज़ द स्मॉलेस्ट फंजाई, इसके पास पहला एंजाइम काम आया डी कार्बोक्सिलेज। बताइए डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेज का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेगा। तो यहाँ से देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलेगी? 2 मॉलिक्यूल थे तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, देख लिया आपने। अब बचा क्या? अब बचा 2 मॉलिक्यूल CH3, इसको ऐसे नहीं लिख सकते CHO। तो देखिए 2 मॉलिक्यूल CH3 CHO यानी एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड बन गया। क्लियर? अब उसी ईस्ट के पास एक और एंजाइम है, उसी ईस्ट के पास एक और एंजाइम है जिसका नाम है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और इसका एक्टिवेटर होता है जिंक, इसका एक्टिवेटर होता है जिंक। ध्यान दीजिएगा, आगे आप पढ़ोगे, आप पढ़ चुके होंगे जिंक। अब ये एस्टल्डिहाइड को प्लस NADH को रिएक्ट करा देता है। इस एंजाइम की प्रेजेंस में एस्टल्डिहाइड NADH के साथ रिएक्ट कर जाता है। ये NADH आया कहाँ से? ग्लाइकोलिसिस द्वारा बना था, याद करो, ग्लाइकोलिसिस द्वारा बना था ना, इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। और रिएक्ट करने के बाद अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज जो होता है ये इसको किस में बदल देता है? ये बदल देता है अल्कोहल में, अल्कोहल में बदल देता है एथिल अल्कोहल। प्लस ये जो कंपाउंड था ये बदल गया आपका NAD+ में। अब ये में रीयूज्ड इन नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस, ये नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस में यूज़ हो जाएगा। तो रिएक्शन बिना रुके चलती रहेगी। तो आपने देखा इस प्रकार क्या हुआ। और बताइए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 निकलती है कि नहीं निकलती? निकलती है। क्लियर? और NAD+ किस में बदल, NADH किस में बदल गया? NAD+ में। ये NADH आया कहाँ से था? ग्लाइकोलिसिस में। ये NAD+ कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। क्या कहीं एनर्जी निकली? नहीं, कोई एनर्जी नहीं निकलती है, नो एनर्जी इज़ रिलीज्ड। तो आप बोलोगे NCERT में लिखा है, वेट मैं आपको भी क्लैरिफाई करूँगा, ठीक है। देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें भी सेम पर्पस सॉल्व किया जाएगा। क्या होता है? पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस के बाद बना, कितने मॉलिक्यूल बने? 2, ठीक है। फार्मूला आपको पता है CH3COCOH। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या हमारी स्केलेटल मसल के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, नाम है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है।
जो भी एंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज लिखा होता है वो हाइड्रोजन को कहीं ना कहीं निकाल करके यूज़ कर लेता है। देखिए इसके पास हाइड्रोजन है, ये इससे हाइड्रोजन को निकाल के इसको दे देगा। अब इससे हाइड्रोजन कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, तो एक यहाँ डाल दीजिए O के पहले, एक डाल दीजिए O के बाद, तो बन जाएगा लैक्टिक एसिड। देखिए एक O के पहले डाल दिया और एक O के बाद डाल दिया, बन गया लैक्टिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल यूज़ हुए थे तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। प्लस इसका क्या फ्यूचर होगा, इसका फ्यूचर ये होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ में, NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही तो हमारा पर्पस था, दिस इज़ द पर्पस ऑफ फर्मेंटेशन, पर्पस ऑफ फर्मेंटेशन सॉल्व हो गया। लेकिन एक बात बताइए, और ये दोबारा क्या हो जाएगा, ये रीयूज्ड हो जाएगा, रीयूज्ड इन ग्लाइकोलिसिस, जैसा मैंने अभी आपको एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बताया, रीयूज्ड इन ग्लाइकोलिसिस। और ये कहाँ से आया था, ये आया था फॉर्म्ड बाई ग्लाइकोलिसिस। और ये रीयूज कहाँ होगा, रीयूज्ड इन नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस, ये नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस में यूज़ हो जाएगा ताकि ग्लाइकोलिसिस बिना रोक टोक के चलती रहे। क्या यहाँ पे CO2 निकलेगा, अब आप खुद देख के बताओ, आप डिसाइड करो कि CO2 निकलेगा कि नहीं। CO2 नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पर भी देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो क्या CO2 निकलेगा, नहीं। तो देयर इज़ नो रिलीज ऑफ CO2, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज हुई थी। ठीक है, यहाँ पर भी कोई एनर्जी नहीं निकलेगी, यानी यहाँ पर भी एनर्जी नहीं निकलेगी, यहाँ पर भी एनर्जी नहीं निकलेगी। ठीक है, फिर आप बोलोगे NCERT में लिखा हुआ है, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, वेट एंड वॉच। तो देखिए एक बार मैं फिर से क्लियर कराता हूँ, फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जा सकता है। यहाँ पर आपको बताया था पायरुविक एसिड इज़ कन्वर्टेड टू CO2 एंड एथेनॉल, CO2 और एथेनॉल बना था ना अभी। एंजाइम कितने काम आए थे, 2, एक का नाम होता है, पूरा नाम होता है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, आप शॉर्ट में उसको डीकार्बोक्सिलेज बोल दो। इसी ने तो CO2 डिस्चार्ज किया था, इसी ने CO2 निकाला था। दूसरा होता है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज ने हाइड्रोजन को निकाला था, कहाँ से निकाला था, NADH से, NADH से हाइड्रोजन निकाल लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है NAD+ में। ठीक है, अब आगे देखिए, अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ बैक्टीरिया, नाम बताइए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब होते हैं ना लैब, वो लैक्टिक एसिड बना देते हैं, किससे, पायरुविक एसिड से। एनिमल सेल जैसे हमारी मसल, कौन सी मसल बच्चों, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो ये लैक्टिक एसिड बना देती है, और जब लैक्टिक एसिड एक्सरसाइज के समय बना देती है तो हम लोग थकावट फील करते हैं, यानी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर स्केलेटल मसल लीड्स टू फैटिगनेस, यानी जब हमारे मसल में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो आवर स्केलेटल मसल स्टार्ट्स टू डू एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड सो देयर इज़ फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन के बाद क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। दिस लैक्टिक एसिड व्हेन एक्यूमुलेटेड इन आवर मसल इट कॉज सीवियर फैटिगनेस, सीवियर फैटिगनेस। तो देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीजन जब अपर्याप्त होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के समय तो हमारी मसल में पायरुविक एसिड रिड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और एंजाइम कौन सा काम आया, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का नाम क्या था बच्चों, NADH और H+, वैसे आप NADH बोल दो। ये रीऑक्सीडाइज हो गया, किस में रीऑक्सीडाइज हो गया, NAD+ में, कौन से फर्मेंटेशन द्वारा, दोनों ही। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इट में रीयूज्ड अगेन इन ग्लाइकोलिसिस, अगेन इन ग्लाइकोलिसिस, तो ये दोबारा ग्लाइकोलिसिस में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों ही फर्मेंटेशन में, चाहे वो लैक्टिक एसिड वाला हो या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, नॉट मच एनर्जी इज़ रिलीज, मैंने बोला था एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो फिर ये क्यों लिखा हुआ है, लेस देन 7% एनर्जी इन ग्लूकोज इज़ रिलीज्ड एंड नॉट ऑल द ट्रैप एज हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ ATP। इन्होंने ये बात क्यों बोली, ये जो एनर्जी निकली है ये ग्लूकोज से बात कर रहा है, पायरुविक एसिड से नहीं। तो ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बना था, ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है तो याद करिए केवल 2 ATP रिलीज़ हुआ था, केवल कितने ATP रिलीज़ हुआ था, 2 ATP रिलीज़ हुआ था। ठीक है, और अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता, अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती। टोटल कितनी रिलीज़ होती है आगे ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज से
38 एटीपी मिलती, 38 एटीपी मिलती, तो यहाँ पर बहुत कम एनर्जी मिल पा रही है, ओनली 2 एटीपी, और जबकि मिलनी चाहिए थी टोटल ग्लूकोज से 38। तो अगर आप तुलना करोगे इसको तो 2/38 इंटू 100 अगर आप ये निकालोगे तो ये लगभग 5 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा। तो यानी एनसीईआरटी ने लिख दिया रफली लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन द ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी एटीपी, यानी सभी को एटीपी में नहीं पकड़ा गया, केवल 2 एटीपी ही यहाँ पर ट्रैप हो पाई। ऑल्सो द प्रोसेस इज हजार्डस, आइदर एसिड और एल्कोहल इज प्रोड्यूस, यानी यहाँ पे एक और दिक्कत है, एसिड ज़्यादा बन गया तो प्रॉब्लम है, एल्कोहल ज़्यादा बन गया तो प्रॉब्लम है। बताइए, लैक्टिक एसिड के बन जाने से हमारी मसल फैटीग हो गई थी, जबकि एल्कोहल जो होता है बहुत ज़्यादा बन जाता है ना तो ईस्ट की डेथ हो जाती है, ईस्ट की डेथ होती है। लिखा है व्हाट इज़ द नेट एटीपी दैट इज सिंथेसाइज, कैलकुलेट हाउ मैनी एटीपी आर सिंथेसाइज एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ एटीपी यूटिलाइज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ये मैं आपको बता चुका हूँ समरी। जब आप एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को फर्मेंट कराओगे और अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनाएंगे तो कितनी एनर्जी निकलेगी, तो देखिए फर्मेंटेशन के समय 0 निकलती है, अदरवाइज टोटल प्रोसेस में देखा जाए तो 2 एटीपी, टोटल प्रोसेस में 2 एटीपी। ईस्ट, देखिए ईस्ट मर गया, ईस्ट कब मर जाता है, जब अल्कोहल की सांद्रता 13% के करीब हो जाती है। जैसे हिंदू ट्रेडिशन में एक वर्ड आता है 13वीं, तो 13% पे डेथ हो गई। देखो 13% पे 13वीं हो गई, किसकी 13वीं हो गई, ईस्ट की, ईस्ट मर गया। इसीलिए बोला गया है व्हाट देन वुड बी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द बिवरेज दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड। नेचुरली फर्मेंटेड वाले में हमेशा अल्कोहल की सांद्रता लेस देन 13% रहते हैं। अगर आप 13% से अबव ले जाओगे तो वो बढ़ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ईस्ट मर जाएगा तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस रुक जाएगी बच्चों। लिखा है हाउ डू यू थिंक, तो फिर आप ये बताओ जिन बिवरेज में अल्कोहल की सांद्रता 42% है, 60 से 70% है, जैसे ब्रांडी वगैरह में, विस्की में 42-43% है, तो उनमें इतनी ज़्यादा मात्रा कैसे बनती है। उसमें फर्मेंटेशन ना करा करके ये काम मशीनों से करते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। तभी तो बिवरेज 2 टाइप की होती है, एक होती नॉन डिस्टल्ड और एक डिस्टल्ड। नॉन डिस्टल्ड वाले में आएगा बियर और वाइन, जबकि डिस्टल्ड वाले में सारे आ जाते हैं। नॉन डिस्टल्ड वाले में फर्मेंटेशन द्वारा बनाया जाता है और डिस्टल्ड वाले में डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। क्लियर। तो जिन ड्रिंक्स में अल्कोहल की मात्रा 13% से कम है दे आर नॉन डिस्टल्ड बिवरेज, और जिनमें ज़्यादा है दे आर डिस्टल्ड बिवरेज। और डिस्टिलेशन में ये मशीनों द्वारा काम कराया जाता है, और बायो रिएक्टर होते हैं, बहुत बड़े बड़े फर्मेंटेटर होते हैं, आपने पढ़े होंगे, तो इनका हेल्प लिया जाता है। ठीक है, आइए अब आगे और देखते हैं। देखिए अब क्या बोला है, what then is the process by which organism can carry out complete oxidation of glucose। मतलब अभी तक तो हम लोग ने क्या पढ़ा, एनाएरोबिक यानी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन था। अब क्या पूछ रहा है अगर एरोबिक होगा तो क्या कैसे चलेगी प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज है उसके अंदर जितनी एनर्जी है सबको निकाल लिया जाएगा, और इसीलिए बहुत ज़्यादा एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने ज़्यादा बनेंगे बच्चों, नेट बनेंगे 38 एटीपी, जबकि अभी कितने बन रहे थे, केवल 2 एटीपी। यूकैरियोट्स में 3 और स्टेप होते हैं, वो भी कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। नाम बताइए बच्चों, नाम क्या है, जल्दी बोलिए। लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस या टर्मिनल ऑक्सीडेशन। याद आया आप लोगों को, अभी बताया था। ठीक है, अभी एक फिगर बताऊंगा तो उसमें और क्लियरिफाई हो जाएगा, और इसमें ऑक्सीजन यूज़ होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा या ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2, साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर, और क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी, जरा आप कैलकुलेटिव वे में बताइए, 38 ATP, जबकि आप किलो कैलोरी में बताइए 686 किलो कैलोरी। ठीक है, याद आया आप लोगों को। इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट, हायर एनिमल में कॉमन होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कैसे होता है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से ये प्रोसेस होगी। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन 4 स्टेप में होता है। पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा लिंक रिएक्शन, तीसरा क्रेब्स साइकिल,
और चौथा केमी ऑस्मोसिस, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये वाली प्रोसेस साइटोसॉल में या साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि ये वाली प्रोसेस मैट्रिक्स में होती है। क्लियर? तो लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स में होती थी, क्रेब्स साइकिल भी मैट्रिक्स में होता है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या फिर क्रिस्टा में होता है, या फिर क्रिस्टा में होता है। क्लियर हो गई बात? तो बताइए एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने स्टेप होते हैं? ग्लाइकोलिसिस ये हम स्टडी कर चुके हैं। आज हमें स्टडी करना है लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। तो लिंक रिएक्शन क्या होता है? लिंक रिएक्शन को लिंक रिएक्शन क्यों बोला गया? बिकॉज इट कनेक्ट्स द ग्लाइकोलिसिस टू द क्रेब्स साइकिल, दैट इज वाई इट इज़ नोन एज लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कनेक्ट्स द ग्लाइकोलिसिस टू द क्रेब्स साइकिल। ठीक है? और इसमें होगा क्या, आपको समरी पहले बता दूं। इसमें पायरुवेट जो होता है वो एसिटाइल को एंजाइम में चेंज हो जाएगा। तो आइए रिएक्शन को डिटेल में देखते हैं, फिर एनसीईआरटी से इसको स्टडी करेंगे। देखिए, अब हम लोगों को देखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन की समरी क्या है। ये है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फार्मूला आप लोगों को बताया था, CH3COCOH। सबसे पहले इसमें देखिए हाइड्रोजन जितने भी हैं, ये देखिए हाइड्रोजन, ये जितने भी हाइड्रोजन हैं इनको रिमूव कर दिया जाएगा। रिमूव करके इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा आइदर इनटू NADH और इनटू FADH2। या तो NADH में बदल दिया जाएगा या FADH2 में बदल दिया जाएगा। और कौन सी प्रोसेस से बदला जाएगा? लिंक रिएक्शन या क्रेब्स साइकिल द्वारा। ठीक? तो हाइड्रोजन को बारी बारी हम लोग ने रिमूव कर दिया और ये हमने हाई एनर्जी प्रोडक्ट्स बना लिए, हाई एनर्जी प्रोडक्ट्स बना लिए। साथ में ये जो कार्बन है ना, कार्बन कितने कार्बन है बच्चों? 1 2 3। इन कार्बन को हमने निकाल लिया। कार्बन किस रूप में निकलता है? CO2 के रूप में। कार्बन किस रूप में निकलता है? CO2 के रूप में। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला कार्बन कहाँ निकलता है? लिंक रिएक्शन में। दूसरा और तीसरा कार्बन कहाँ निकलते हैं? क्रेब्स साइकिल में। तो देखिए, फर्स्ट कार्बन डिस्चार्ज होगा लिंक रिएक्शन में और आगे के 2 कार्बन जो होते हैं वो क्रेब्स साइकिल में डिस्चार्ज होंगे। फाइनली इन हाई एनर्जी सब्सटेंस का हम क्या करेंगे? हाई एनर्जी सब्सटेंस का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। देखिए लिखा है, जितने भी NADH और FADH बने किसके द्वारा? लिंक रिएक्शन द्वारा और क्रेब्स साइकिल में। दोनों कहाँ होती है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इनको क्या कराएंगे? इनको ले जाएंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या क्रिस्टा में, वहाँ कराएंगे इसका ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD+ में और FAD+ में। देखिए, NADH विल कन्वर्ट इनटू NAD+, FADH2 कन्वर्ट इनटू FAD+। और ताकि ये दोबारा रेस्पिरेशन में यूज़ हो सके, ताकि दोबारा लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में यूज़ हो सके। अच्छा, जो हाइड्रोजन इनसे निकाला, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया, तो जो ETS होता है उसमें जो भी हाइड्रोजन निकाला गया हाई एनर्जी सब्सटेंस से, उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया गया और जैसे ही ऑक्सीजन से जुड़ा तो बन गया वाटर। वाटर इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन या ETS। वाटर इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन या ETS। इस चीज़ को अभी हम NCERT से देखेंगे डिटेल में, तो बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है, एरोबिक रेस्पिरेशन में लिखा है, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसका नाम था पायरुविक एसिड या पायरुवेट, वो साइटोप्लाज्म से एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप होंगे, क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट स्टेप होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के। देखिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड कराया जाएगा। यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब बताया था ना, जितने भी हाइड्रोजन है और जितने भी ऑक्सीजन है सबको स्टेप वाइज निकाल लिया जाएगा। यानी स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लिविंग द 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। यानी 3 मॉलिक्यूल CO2 निकल गए, 3 मॉलिक्यूल CO2 निकल गए। आपको बताया था 1 CO2 इन लिंक रिएक्शन और 2 CO2 इन क्रेब्स साइकिल। ठीक है? और सारे हाइड्रोजन को हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया NADH या फिर FADH2 में। याद आया आप लोगों को? और ये कुछ लिंक रिएक्शन में बनता है और कुछ बनता है क्रेब्स साइकिल में। ठीक है? द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब जब ये हाइड्रोजन एटम जब निकालेंगे इनसे दोबारा तो इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन किसको दे दिया जाएगा? ऑक्सीजन को। याद करिए, तो जैसे ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा तो याद करिए लास्ट प्रोडक्ट क्या बना था? वाटर।
यानी लास्ट प्रोडक्ट बना था वाटर, ये बात कर रहा है ETS की, और वाटर के साथ साथ ATP भी बनती है, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा ETS का दो काम है, एक तो NADH और FADH2 को दोबारा ऑक्सीडाइज करके NAD+ और FAD+ में बदल देना, साथ में ATP भी बनाना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ATP के बनने को क्या बोलते हैं? बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। आगे के सेक्शन में दिया हुआ है, लिखा है व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द फर्स्ट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स। बताया था ना अभी, फर्स्ट प्रोसेस यानी लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगी? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि दूसरी प्रोसेस चलेगी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और इसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं पहले लिंक रिएक्शन क्या होता है, वो हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं लिंक रिएक्शन। अच्छा, लिंक रिएक्शन को एक और नाम दिया जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। पायरुविक एसिड इज ऑक्सीडाइज इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। और डीकार्बोक्सिलेशन क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगा, CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और CO2 डिस्चार्ज हो जाएगा। दैट इज़ वाई देयर इज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिमूवल ऑफ CO2। और रिमूवल ऑफ CO2 को क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। तो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, होगा क्या लिंक रिएक्शन में? पायरुविक एसिड जो है इससे CO2 निकाल लिया जाएगा। अब पायरुविक एसिड से जब CO2 निकाल लोगे तो क्या बनेगा? बचेगा CH3CO, इसको एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। और यहाँ यूज़ होता है कोएंजाइम ए, साथ में यहाँ पे यूज़ होगा NAD+। कितने मॉलिक्यूल यूज़ होंगे? क्योंकि जितने पायरुविक एसिड होंगे उतने ही हर चीज़ के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, यानी 2, 2 and 2। तो आप बताइए यहाँ पर भी क्या प्रोडक्ट बनेगा? जितने मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट में होते हैं उतने ही प्रोडक्ट में बनते हैं, यानी 2 मॉलिक्यूल बन गया। एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम ए से जुड़ गया, नाम बताइए? एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। CO2 कितने डिस्चार्ज होंगे? 2। तो देखिए 2 CO2 डिस्चार्ज हो गए। ठीक है, और एक बात और पूछा जा सकता है, पायरुविक एसिड कितने कार्बन का? 3। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का कंपाउंड है, तभी तो 1 कार्बन CO2 के रूप में डिस्चार्ज हो गया। और NAD+ किस में बदल गया? NADH में। बताओ इनडायरेक्ट एनर्जी है कि डायरेक्ट एनर्जी? इनडायरेक्ट एनर्जी, दिस इज इनडायरेक्ट एनर्जी। ठीक है, तो इस प्रोसेस का दूसरा नाम था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। कहाँ चल रही है ये रिएक्शन? ये रिएक्शन चलती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? पायरुविक एसिड का। किस में बदल गया? एसिटाइल कोएंजाइम में। 3 कार्बन का कंपाउंड 2 कार्बन के कंपाउंड में बदल गया, तभी तो यहाँ पर एक CO2 लिबरेट हुई। चूँकि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के यूज़ कर रहे थे तो 2 एसिटाइल बने, 2 CO2 निकली और 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ। याद रखिएगा, ठीक है। देखिए NCERT से इसी चीज़ को पढ़ते, लिंक रिएक्शन को। पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिटिक कैटाबोलिज्म के बाद बना था, ग्लाइकोलिटिक कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बाद जो बना था, वो साइटोसॉल से अब वो एंटर करने लगता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। मतलब प्रोसेस कहाँ चल रही है? मैट्रिक्स में। और इसमें ऑक्सीडेशन होता था। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? पायरुविक एसिड का। और डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ, ये सारे CO2 निकल आए पायरुविक एसिड से बाई ए कंप्लीट सेट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाई पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज। एंजाइम कौन सा काम आया? पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। द रिएक्शन catalyzed by the pyruvate dehydrogenase requires a participation of several coenzyme। कौन सा कोएंजाइम काम आया था? कोएंजाइम ए काम आया था, ठीक है, और NAD+ काम आया था, और Mg++ भी काम आता है, Mg++ भी काम आता है। क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, एसिटाइल कोएंजाइम ए। देखिए NCERT में इस तरीके से रिएक्शन दी है, पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD+ Mg++ और पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में बदल गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, साथ में CO2 लिबरेट हुआ और NADH का फॉर्मेशन हो गया। तो लिखा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, आप जानते हो इस प्रोसेस में 2 पायरुविक एसिड यूज़ होंगे, तो बताइए 2 एसिटाइल बनेंगे तो 2 CO2 निकलेगा
तो 2 NADH मॉलिक्यूल भी बनेंगे। देखिए याद दिला रहा है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 molecule of NADH are produced from the metabolism of 2 molecule of pyruvic acid। यानी 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के यूज़ हुए तो 2 मॉलिक्यूल NADH ही भी बनेगा और 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम भी बनेगा। ठीक है, और पायरुविक एसिड कहाँ से आया था? पायरुविक एसिड आया था ग्लूकोज से। ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बने थे? 2। तो ये याद दिला रहा है, प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्लूकोज, 2 पायरुविक एसिड थे। एसिटाइल को एंजाइम में अब कहाँ चला जाएगा? एक साइक्लिक पाथवे में। साइक्लिक पाथवे का नाम क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, उसको हैंस क्रैब ने खोजा था इसलिए नाम पड़ा क्रेब्स साइकिल। TCA साइकिल भी बोलते हैं। TCA साइकिल इज़ अनदर नेम ऑफ क्रेब्स साइकिल, और इसका नाम पड़ा था एक फेमस साइंटिस्ट हैंस क्रैब ने, उन्हीं के नाम से इनको नाम मिला। ठीक है, अब हम क्रैब साइकिल देखेंगे तो उसको TCA साइकिल क्यों बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, देखो क्रैब साइकिल भी कहाँ चलती है? क्रैब साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। दूसरी बात, क्रैब साइकिल में नो यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होगा। रिलीज ऑफ 2 CO2 फ्रॉम 1 एसिटाइल को एंजाइम ए। वैसे भी एसिटाइल को एंजाइम कितने कार्बन का कंपाउंड है? 2, तो 2 ही CO2 तो लिबरेट होगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पर डायरेक्ट ATP 2 बनेंगे, मतलब इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन द्वारा जो ATP बनेंगे वो 2 बनेंगे। जबकि इनडायरेक्ट एनर्जी 2 फॉर्म में रिलीज़ होगी। इनडायरेक्ट एनर्जी 2 फॉर्म में रिलीज़ होगी, एक होगी NADH के फॉर्म में और एक होगी FADH के फॉर्म में। इसके कितने मॉलिक्यूल? 3। इसका कितना मॉलिक्यूल? 1। ठीक है, 1। और इसको जाना पड़ेगा ETS। जब ETS में जाएगा तभी इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, तब ये जा कर के ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए जब ऑक्सीडेशन होगा तभी ATP बन रही है। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोलते हैं, जबकि जो डायरेक्टली बन रही है उसे बोलते हैं हम लोग क्या? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अच्छा, क्रैब साइकिल स्टार्ट कौन करता है? स्टार्ट्स विद एसिटाइल कोएंजाइम ए। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 10 स्टेप्स। एंजाइमेटिक बेस्ड है कि नॉन एंजाइमेटिक? तो एंजाइम बेस्ड होती है, एंजाइम बेस्ड प्रोसेस होती है। ठीक है, आइए इसको और थोड़े डिटेल में देखते हैं। देखिए पायरुविक एसिड बदल चुका था एसिटाइल को एंजाइम ए में वाया लिंक रिएक्शन। अब यही एसिटाइल को एंजाइम ए कितने कार्बन का है? 2 कार्बन। ठीक है, तो ये 2 कार्बन का कंपाउंड OAA ऑक्जेलो एस्टिक एसिड होता है, 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, इससे रिएक्ट कर जाता है और जैसे ही ये रिएक्ट करेगा, दिस इज़ द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रैब साइकिल। साइक्लिक प्रोसेस इसलिए फर्स्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा। तो लास्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रैब साइकिल का नाम क्या है? ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। कितने कार्बन का है बच्चों? 4। जबकि एसिटाइल को एंजाइम ए में कितने कार्बन थे? 2। अब बताइए टोटल कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन का नाम क्या होता है? सिट्रिक एसिड। कितने कार्बन का कंपाउंड बन गया? 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रैब साइकिल। अब देखिए लास्ट प्रोडक्ट से फर्स्ट प्रोडक्ट बन जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ये साइक्लिक प्रोसेस है कि नॉन साइक्लिक? साइक्लिक। और फिर इसी से आगे चल के लास्ट प्रोडक्ट दोबारा बन जाएगा। इसीलिए ये कैसी प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट से फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है और फर्स्ट प्रोडक्ट से लास्ट प्रोडक्ट बन जा रहा है। दिस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, सिट्रिक एसिड को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सिट्रिक एसिड को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। क्यों? उसमें कितने COH ग्रुप होते हैं? उसमें 3 COH ग्रुप होते हैं। अब बताओ,
एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो मोनो कार्बोक्सिलिक, 2 होता तो डाई कार्बोक्सिलिक, 3 है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक। बताइए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इज अनदर नेम ऑफ सिट्रिक एसिड। तो हमें 2-3 बातें पता चली। एसिटाइल को एंजाइम ए क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करता है, लेकिन वो अकेले स्टार्ट नहीं कर पाएगा जब तक कि हमें लास्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल ना मिल जाए। व्हाट इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल? दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट? 4। तो 4 कार्बन और 2 कार्बन मिलकर के कितने कार्बन वाला कंपाउंड बना लेते हैं? 6 कार्बन। दिस इज नोन एज सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड्स। ठीक है, सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। यही आगे चल के लास्ट प्रोडक्ट बना लेगा। अब आप देख रहे हो, लास्ट से फर्स्ट बना और फर्स्ट से दोबारा लास्ट बन जाएगा। दैट इज वाई दिस साइकिल इज नोन एज क्रेब्स साइकिल, साइक्लिक प्रोसेस है। इसको हमने टीसीएस साइकिल क्यों बोला था शॉर्ट में? टीसीएस साइकिल इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पहला स्टेबल कंपाउंड बना। नाम क्या है? सिट्रिक एसिड। आइए इस साइकिल को देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इस साइकिल में चलते हैं। देखिए, मेरे पास एक फार्मूला है सी सिस IO अल्फा S स्क्वायर FMO। देखिए 10 स्टेप आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड या ऑक्सैलो सक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। S मीन्स सक्सिनिल कोएंजाइम A। दूसरा S जो है सक्सिनिक एसिड, देन फ्यूमेरिक एसिड, फाइनली मैलिक एसिड, और लास्ट प्रोडक्ट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब आपको बता दूं, अल्फा वाला 5 कार्बन का होता है और अल्फा के ऊपर जितने भी कंपाउंड है सब 6 कार्बन के हैं, और अल्फा के नीचे जितने भी कंपाउंड है सब 4 कार्बन के हैं। इससे एक बात आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि 5 कार्बन के 6 कार्बन के कंपाउंड बता दीजिए, 5 कार्बन का कंपाउंड बता दीजिए और 4 कार्बन के कंपाउंड बता दीजिए। तो देखिए, अल्फा के ऊपर वाले सारे 6 कार्बन, अल्फा वाला 5 कार्बन और अल्फा के नीचे वाले सारे 4 कार्बन। अच्छा, 6 कार्बन से कभी भी 5 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है, ऑब्वियसली पहला CO2 यहीं रिलीज हुआ होगा। बताइए, फर्स्ट CO2 in Krebs cycle is released when oxalosuccinate is converted into alpha ketoglutarate acid। सेकेंड CO2 कब निकला होगा? जब 5 कार्बन का कंपाउंड 4 कार्बन में बदलता है। जैसे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इस कन्वर्ट इनटू सक्सिनिल कोएंजाइम में, तो दूसरा CO2 लिबरेट हुआ। तो मैंने क्या बताया था? क्रेब्स साइकिल में 2 CO2 लिबरेट होते हैं। कहाँ होते हैं रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, स्टेप डाउन रिएक्शन है, 6 कार्बन से 5 कार्बन और 5 कार्बन से 4 कार्बन। रफली भाषा में ये बोल सकते हो, अल्फा के ऊपर और अल्फा के नीचे, अल्फा के नीचे। ये बात क्लियर हो गई। अब एनर्जी कहाँ कहाँ पे निकलती है, तो एनर्जी के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, एनर्जी कहाँ कहाँ निकलेगी मैं आपको ये बता दूं। और चूंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो देखिए, लास्ट प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट बना लेगा। ये फर्स्ट प्रोडक्ट है और ये लास्ट प्रोडक्ट है। देखिए, लास्ट से जब लास्ट वाला याद करो, एसिटाइल को एंजाइम ए से मिला था, कितने कार्बन थे? 2। ये कितने कार्बन? 4। तो 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया पहला। इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा, ऐसे रिएक्शन फॉरवर्ड होती चली जाएगी। और फिर देख पा रहे हो आप कि दोबारा लास्ट प्रोडक्ट बन गया। फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट। दैट इज़ वाई नोन एज क्रेब्स साइकिल, साइक्लिक प्रोसेस है। अब एनर्जी हमेशा यहाँ पे मिलती है 2 टाइप की, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हमेशा मिलेगी ATP या GTP के रूप में, ATP या GTP के रूप में। और इनडायरेक्ट कैसे मिलेगी? इनडायरेक्ट 2 फॉर्म में मिलेगी, NADH या फिर FADH के रूप में। ठीक है, FADH के रूप में। क्लियर? मेरे पास एक फार्मूला है, IS मेरे साथ साथ, और साथ साथ ऐसे लिखिएगा, IS मेरे साथ साथ। ठीक है, देखिए फार्मूला बताया कि IS मेरे साथ साथ। तो मैं आपको बता दूं, I के बाद
ध्यान से सुनिएगा, आई के बाद, ए के बाद और एम के बाद NADH निकलता है, NADH, NADH और NADH। NADH किन प्लेस पर निकलता है? आई के बाद यानी यहाँ पर, ठीक है, ए के बाद यानी यहाँ पर, और एम के बाद मतलब यहाँ पर। तो 3 मॉलिक्यूल तो हमारे ये वाले निकलेंगे। एस को स्पेशल मान लो, एस को स्पेशल मान लो। अब एस तो 2 है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए और सक्सिनिक एसिड। तो मैं आपको बताऊं, जो सक्सिनिक एसिड है वो स्पेशल है। तो सक्सिनिक एसिड के बाद जो निकलता है वो निकलता है FADH2। देखिए याद हो गया, सबके बाद निकलेगा NADH2, लेकिन S फॉर स्पेशल, S फॉर सक्सिनिक एसिड, उसके बाद निकलेगा FADH2। और साथ साथ का क्या मतलब हुआ? साथ साथ का मतलब इन दोनों के बीच में सक्सिनिल कोएंजाइम ए और सक्सिनिक एसिड, इनके बीच में कुछ यूनिक चीज़ निकलेगी। वो निकलती है GTP इन एनिमल्स और ATP इन प्लांट्स। GTP इन एनिमल्स और ATP इन प्लांट्स, याद रखिएगा GTP भी एक तरह का ATP ही है, और यही होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन द्वारा। यानी डायरेक्ट ATP कितने बनेंगे यहाँ पर? डायरेक्ट ATP यहाँ पर एक ATP डायरेक्ट बन रहा है, ठीक है। और ये सब कैसे? ये इनडायरेक्ट है। तो ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ETS, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यानी ETS में जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अब आप देखो, एक एसिटाइल को एंजाइम ए से एक क्रेब्स साइकिल चली, और एक क्रेब्स साइकिल में आपको क्या क्या मिला? एक क्रेब्स साइकिल में 2 तो CO2 लिबरेट हुई, और आपको मिला NADH के 3 मॉलिक्यूल, FADH का 1 मॉलिक्यूल, और GTP या इसी को बोल सकते हैं ATP, इसका भी मिला आपको 1 मॉलिक्यूल। तो टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी? देखो, जब ये ETS में जाएगा, तो एक NADH से 3 ATP मिलती है। तो आप बताओ 3 NADH से कितनी मिलेगी? मिलेगी 9 ATP। जब ये FADH ETS में जाएगा, तो ये देगा 2 ATP, एक FADH से 2 ATP मिलती है, ठीक है। क्या इसको ETS में जाने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, ये ETS में नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट एनर्जी है। तो ये आपको मिल जाएगा 1 ATP। अब टोटल कितने ATP मिल गए? टोटल गेन इन 1 क्रेब्स साइकिल या 1 एसिटाइल को एंजाइम में से टोटल गेन कितना हुआ? देखिए, आप कैलकुलेट करिए। 9 and 2 11 and 1 12 ATP का गेन हुआ। आप बताओ कितने एसिटाइल को एंजाइम ए हमारे पास थे? हमारे पास 2 एसिटाइल को एंजाइम ए बने थे, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड था, इसलिए 2 एसिटाइल को एंजाइम ए बने थे, को एंजाइम ए। तो कितनी बार क्रेब्स साइकिल चलेगी? 2 टाइम्स क्रेब्स साइकिल चलेगी। तो ये एनर्जी डबल हो जाएगी। ये एनर्जी डबल कैसे होगी? यहाँ मिलेगा 6 NADH, और ये मिलेगा डबल करिए 2 FADH2 का मॉलिक्यूल, और 2 GTP या ATP मिलेगा, 2 GTP या फिर ATP मिलेगा। अब इससे मिलेगा, एक से मिलता था 3, तो इससे मिलेगा 18, इससे मिलता था आपको 2, तो अब मिलेगा 4, इससे ये तो डायरेक्ट है, तो ये 2 हो गई। अब जोड़िए 18 and 4 22 और 2 24। इसका मतलब 2 क्रेब्स साइकिल से आपको टोटल 24 ATP मिलेगा। आगे चल के 24 ATP मिलेगा। अब मेरा एक क्वेश्चन, डायरेक्ट ATP कितने मिले? डायरेक्ट ATP मिला एक क्रेब्स साइकिल में एक क्रेब्स साइकिल में एक। इनडायरेक्ट ATP आपको कितने मिले? तो एक क्रेब्स साइकिल की बात करेगा तो जोड़ लीजिए, एक क्रेब्स साइकिल में 9 तो ये मिले और 2 ये मिला, यानी 11। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है बच्चों? क्रेब्स साइकिल चलती है मैट्रिक्स में। ये देखिए, ये मैट्रिक्स, ये ब्लू कलर का मैट्रिक्स दिखाया गया है। यहीं पर सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक एंजाइम को छोड़ के, उसका नाम था सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है।
सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज वो पाया जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बाकी सारे जो होते हैं वो मैट्रिक्स में होते हैं और ये होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी कारण इसको मार्कर एंजाइम भी कहा जाता है, मार्कर एंजाइम। ज़्यादातर एंजाइम मैट्रिक्स में होते हैं। दिस इज़ द ओनली एंजाइम विच इज़ प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मार्कर एंजाइम, याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग TCA को NCERT से देखते हैं। ये NCERT है। TCA साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए विद OAA। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था जब एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्जेलो एस्टिक एसिड विच वॉज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, जब ये जुड़ जाती हैं तब जा कर के फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, दैट इज़ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बन जाता है। तो देखिए कंडेंसेशन मतलब यहाँ वाटर निकलेगा, तो कंडेंसेशन होता है किसका? एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन? 2, OA में कितने कार्बन? 4 कार्बन। तो दोनों जुड़ जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? देखिए वाटर निकल जाएगा और सिट्रिक एसिड बन जाएगा। सिट्रिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज। रिएक्शन को सिट्रेट सिंथेटेज नाम का एंजाइम प्रोसीड कराता है। मतलब एसिटाइल को एंजाइम ए व्हेन अटैच विद OAA देयर इज कैटालाइज ऑफ सिट्रेट सिंथेटेज। आप देखो, और को एंजाइम ए अब रिलीज हो जाएगा, को एंजाइम ए दोबारा रिलीज हो जाएगा और रिसाइकल हो जाएगा इस रिएक्शन में। सिट्रेट यानी सिट्रिक एसिड आपको याद होगा आइसोसिट्रिक एसिड या सिट्रेट में बदल जाता है। इट इज़ फॉलोड बाई 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। मैंने क्या बताया था? कितनी जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था? 2 जगह पर, एक अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के ऊपर और एक अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के नीचे। याद आया? तो लिखा हुआ है ना कि डीकार्बोक्सिलेशन होता है लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड सक्सिनिल कोएंजाइम ए इन रिमेनिंग स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। यानी सिट्रिक एसिड साइकिल में सक्सिनिल कोएंजाइम ए ये ऑक्सीडाइज होकर के OAA बना लेता है। देखिए इन्होंने तो शॉर्ट में दे दिया, मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया था ना, C6IO2 ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिक कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड। याद करो, साथ साथ मैंने बोला था ना IS मेरे साथ, तो ये साथ की बात कर रहे हैं। सक्सिनिल कोएंजाइम ए और सक्सिनिक एसिड में GTP इज सिंथेसाइज, GTP बनेगा। मैंने यहाँ ये भी क्लैरिफाई कराया था, GTP इन केस ऑफ एनिमल एंड ATP इन केस ऑफ प्लांट। दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। डायरेक्ट बन रहा है तो क्या बोलोगे बच्चों? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। फिर लिखा है इन ए कपल्ड रिएक्शन GTP इज कन्वर्टेड टू GDP। GTP जो होता है वो GDP में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा फ्रॉम ATP। मतलब कुल मिला के ये बोला जा रहा है जो GTP की एनर्जी भरी हुई है फॉस्फेट के फॉर्म में वो ADP को दे दी जाएगी एंड ADP इज कन्वर्ट इनटू ATP। तभी तो मैं बोल रहा था GTP ही ATP ही है। ऑल्सो देयर आर 3 पॉइंट्स इन साइकिल वेयर NAD प्लस इज रिड्यूस टू NADH। ठीक है, 3 पॉइंट थे ना, 3 जगह पे NADH निकला था, ठीक है, I के बाद, A के बाद और M के बाद, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा था जहाँ FADH2 में बदला था। बताइए वो पॉइंट? S फॉर स्पेशल, S फॉर सक्सिनिक एसिड, S फॉर स्पेशल, S फॉर सक्सिनिक एसिड। फिर लिखा है द कंटिन्यू ऑक्सीडेशन ऑफ एस्टिक एसिड वाया द TCA। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी TCA का जो कंटिन्यू था, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड की बात कर रहा है, वो आपको कंटिन्यू करके दिखाया गया था फिगर में। रिक्वायर्स द कंटिन्यूएट रिप्लेनिशमेंट ऑफ द ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, यानी ऑक्जेलो एस्टिक एसिड को दोबारा बनाना है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल, इसी से ये लास्ट था, इससे फर्स्ट मेंबर बनाना है, दैट इज सिट्रिक एसिड। In addition, it also requires rearrangement of NAD plus and FAD plus from the NADH and FADH respectively। ये भी बोला गया है, ये बात नहीं भूलनी है कि NAD को हमें दोबारा NAD प्लस में बदलना है, FADH2 को दोबारा हमें FAD में बदलना है। ये काम कौन करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ठीक है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए NCERT में, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है पूरी साइकिल को, याद रखिए। इसी में लिंक रिएक्शन भी इंक्लूड कर दिया, क्रैब साइकिल प्लस लिंक रिएक्शन दोनों की समरी बोल रहा है।
लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल दोनों की समरी बता रहे हैं, तभी तो यहाँ पर देखो थ्री NaDH की बजाय एक NaDH लिंक रिएक्शन वाला भी ऐड कर दिया। अब आप देखो पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD प्लस एक FADS प्लस वाटर और ADP और IP ये सब जुड़ जाता है। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन चलेगी। लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है बच्चों? लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल चलती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हाउ मैनी CO2 विल बी रिलीज? पायरुविक एसिड में कितने कार्बन थे? 3, तो कितने टोटल CO2 रिलीज होंगे? 3। अलग अलग पूछा जाए तो लिंक रिएक्शन में 1 और 2 इन क्रेब्स साइकिल। और NaDH कितने मिलेंगे? 1 मिलेगा लिंक रिएक्शन में, 3 मिलेगा क्रेब्स साइकिल में। FADH लिंक रिएक्शन में नहीं मिलता, केवल और केवल कहाँ मिलता है? केवल और केवल ये मिलेगा आपको क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। ATP या GTP भी केवल और केवल कहाँ मिलेगा आपको? मिलेगा क्रेब्स साइकिल में। तो क्या लिखा हुआ है? वी हैव टिल नाउ सीन दैट ग्लूकोज हैज़ ब्रोकन इनटू द रिलीज CO2 एंड 8 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH। 8 मॉलिक्यूल क्यों बोला? क्योंकि 2 पायरुविक एसिड से सारे अमाउंट डबल हो जाएंगे, तो यहाँ 4 की बजाय 8 होगा। 1 FADH की जगह 2 FADH2 होगा, ठीक है। जस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, एक ATP की जगह 2 होगा। यू मे बी वंडरिंग वाई हैव बीन डिस्कसिंग रेस्पिरेशन ऑल द नाइदर CO2 हैज़ कम इन द पिक्चर नॉर प्रोमिस्ड लार्ज अमाउंट ऑफ ATP हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड ऑल्सो द रोल ऑफ NaDH एंड FADH2। मतलब ये बोल रहा है FADH NaDH बना, लेकिन कहीं पर O2 कहीं यूज़ ही नहीं हुआ, अभी तक O2 यूज़ ही नहीं हुआ, और बहुत ज़्यादा ATP भी नहीं बना। तो मैं आपको बता दूं उसका कारण ये है कि NaDH और FADH2 और ऑक्सीजन ये तीनों सिर्फ और सिर्फ यूज़ होगी ETS में। ETS क्या करेगा? ETS इन एनर्जी को ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये किस में बदल जाएगा? NAD+ में, और दोबारा यूज़ हो सकता है लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में, यानी रीयूज्ड इन लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। इसी तरह FAD+ में बदल देगा, ये दोबारा क्रेब्स साइकिल में यूज़ हो जाएगा। साथ में जो एनर्जी है वो ADP को दे देगा, और जब ADP को एनर्जी देगा तो क्या बन जाएगा? ATP। लेकिन ये ATP तभी बनेगा जब ऑक्सीजन अवेलेबल हो, तो दिस इज़ नोन एज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ETS का काम क्या है बच्चों? इनडायरेक्ट एनर्जी को डायरेक्ट एनर्जी में बदलना, ठीक है। और रिड्यूस को एंजाइमे को, रिड्यूस क्यों है? जिसके पास हाइड्रोजन होता है वो रिड्यूस होता है, तो रिड्यूस को एंजाइमे को ऑक्सीडाइज कर देना। रिड्यूस को एंजाइमे का नाम क्या है? NaDH। ये ऑक्सीडाइज हो गया NAD+ में, ताकि दोबारा ये लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में यूज़ हो सके। इसी तरह FADH2 एक रिड्यूस को एंजाइम है, ये बदल जाएगा ऑक्सीडाइज FAD+ में, और ये केवल और केवल क्रेब्स साइकिल में यूज़ होगा। ऑक्सीजन भी यूज़ हो जाती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ATP बनेगी, दैट इज़ वाई नोन एज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और उसके अलावा आप बार बार वीडियो देखिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और पूरे रेस्पिरेशन का समरी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। टिल देन ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। देखिए ये बहुत क्रूशियल टाइम है, आपको अच्छा मौका मिला है पढ़ाई करने का, तो बिल्कुल लगे रहिए। आपको कोई कन्फ्यूज़न हो उसको दूर करिए, बार बार NCERT पढ़िए, बार बार वीडियो लेक्चर्स देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, इससे हम लोग का जो उत्साह है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऑल द बेस्ट।